सर्वे ख़त्म करेंगे हम आज, अब शुरू करेंगे और सुबह तक ख़त्म कर डालेंगे। ठीक है, पहला वीडियो है। लेबलिंग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, किसी दिए गए या माने गए डेटम तल की हेल्प से किसी बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करना। देखिए, उसे लेबलिंग कहते हैं। क्या होता है ना, इसमें या तो दे रखा होता है या अपनी तरफ से मानना होता है। ठीक है, डेटम तल, उसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी बिंदु की हाइट को ज्ञात करते हैं। वही होता है लेबलिंग। माने गए या दिए गए डेटम तल की हेल्प से किसी बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करना। ठीक है, या फिर अगला देखो, किसी दिए गए या माने गए डेटम तल की हेल्प से अलग अलग ऊंचाइयों पर बिंदुओं को स्थापित करना भी लेबलिंग कहलाता है। ठीक है, डेटम तल की हेल्प से, माने गए डेटम तल की हेल्प से किसी बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करना या अलग अलग बिंदुओं को स्थापित करना हाइट पर, वो लेबलिंग कहलाता है। और तीसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, ये वाली, किसी दिए गए एलिवेशन या तलांतर को, जो एलिवेशन दे रखा है, जो हाइट दे रखी है ना, ठीक है, या तलांतर दे रखा है, उसको किसी दिए गए डेटम तल से किसी बिंदु पर स्थापित करना। मतलब दिए गए एलिवेशन को किसी बिंदु पर स्थापित करना डेटम की हेल्प से, वो भी लेबलिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन, लेबलिंग में स्टीप स्लोप की तुलना में किस स्लोप पर लेवल इंस्ट्रूमेंट को स्थापित करना आसान होता है? तो भाई जिग जैग स्लोप होगा ना, वहाँ पर आप आराम से स्टेबल कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट को, लेवल इंस्ट्रूमेंट को। बॉल और सॉकेट का यूज किस में होता है? बॉल और सॉकेट जो है, ये दोनों लेबलिंग में इस्तेमाल होते हैं। लेबलिंग में सभी माप किस प्लेन में लेते हैं? लेबलिंग में सारी की सारी जो मेजरमेंट ली जाती है ना, लेबलिंग में सब के सब वर्टिकल प्लेन में ली जाती है, वर्टिकल प्लेन में। ठीक है, अगला पेज चलते हैं। पृथ्वी की औसत गोलाभ सतह के समांतर कोई भी सतह कहलाती है लेवल सरफेस। जैसे पृथ्वी जो होती है ना, अब पृथ्वी की सरफेस ऐसी होती है। ठीक है, पृथ्वी की सरफेस, इसके समांतर कोई भी सतह जो होती है उसे कहते हैं लेवल सरफेस। लेवल सरफेस किस रेखा के लंबवत होती है? प्लम्ब लाइन के। लेवल सरफेस जो है प्लम्ब लाइन के लंबवत होती है। लेवल सरफेस में स्थित कोई भी सीधी रेखा लेवल लाइन कहलाती है। भाई लेवल सरफेस में स्थित, तो ये कह रहा है लेवल सरफेस में कोई अगर रेखा सीधी रेखा है तो उसे क्या कहेंगे? लेवल लाइन कहेंगे। ऐसे क्वेश्चन नीचे दे रखा है कि लेवल सरफेस में स्थित किसी बिंदु पर टेंजेंशियल प्लेन कहलाता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस कहलाता है। ये तो हो गया। हाँ, ये रहा। हॉरिजॉन्टल सरफेस में स्थित कोई भी सीधी रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। ऐसे ही वर्टिकल सरफेस में स्थित या लेवल सरफेस में स्थित कोई भी रेखा लेवल लाइन कहलाती है। आई बात समझ? तो यहाँ पे दे रखा ना, लेवल सरफेस में स्थित कोई भी रेखा लेवल लाइन कहलाती है। और नीचे दे रखा है हॉरिजॉन्टल सरफेस में स्थित कोई भी सीधी रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। ठीक है, लेवल लाइन प्रत्येक बिंदु पर साहुल रेखा से कितना कोण बनाती है? लेवल लाइन प्रत्येक बिंदु पर साहुल रेखा से समकोण बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट, लेवल सरफेस में स्थित किसी बिंदु पर टेंजेंशियल प्लेन कहलाता है। भाई लेवल सरफेस में अगर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंशियल प्लेन है उसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस। लेवल सरफेस में स्थित किसी बिंदु पर टेंजेंशियल प्लेन कहलाता है हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस में स्थित कोई भी सीधी रेखा पढ़ चुके हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। नेक्स्ट, लेवल सरफेस के किसी बिंदु पर लंबवत समतल कहलाता है। लेवल सरफेस के किसी बिंदु पर लंबवत समतल होता है ना, उसे वर्टिकल प्लेन कहते हैं। पृथ्वी के सतह के किसी बिंदु से पृथ्वी के केंद्र की तरफ जो सीधी रेखा खींची जाती है उसे कहते हैं वर्टिकल लाइन। याद रखना, पृथ्वी की सतह के किसी बिंदु से पृथ्वी के अंदर की तरफ जो सीधी रेखा खींची जाती है उसे वर्टिकल लाइन कहते हैं। वर्टिकल लाइन किस रेखा के लंबवत होती है? वर्टिकल लाइन किस रेखा के लंबवत होती है? तो वो लेवल लाइन के। ठीक है, ये ऐसे कह सकते हैं कि एक बिंदु पर लेवल लाइन के लिए लंबवत रेखा होती है वर्टिकल लाइन। सिंपल सी बात है। देखो, वर्टिकल लाइन लेवल लाइन के परपेंडिकुलर होती है। या ऐसे कह सकते हो कि लेवल लाइन वर्टिकल लाइन के परपेंडिकुलर होती है। बात एक ही है।
नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, प्लम्ब लाइन के लंबवत कौन सी रेखा होती है। अब प्लम्ब लाइन के लंबवत कौन सी रेखा होती हैं? लेवल लाइन, लेवल सरफेस, ठीक। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, है बात समझ। लेवल लाइन, लेवल सरफेस, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये चारों के चारों प्लम्ब लाइन के लंबवत होते हैं। एक बिंदु की लेवल सरफेस के टेंजेंशियल तथा साहुल रेखा से लंबवत समतल कहलाता है। भाई बहुत सिंपल है, कोई भी बिंदु है उसकी लेवल सरफेस से जब भी टेंजेंशियल बढ़ा जाता है ना, तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के बारे में बात कर रहा होता है। कह रहा है एक बिंदु की लेवल सरफेस से टेंजेंशियल तथा साहुल रेखा से लंबवत समतल कहलाता है हॉरिजॉन्टल सरफेस। यह मानी गई एक काल्पनिक समतल सतह है। यह मानी गई एक काल्पनिक सतह या रेखा होती है जिसके संदर्भ में अन्य बिंदुओं की उच्चता ज्ञात की जाती है। भाई अभी पढ़े ना, उससे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम मानी गई, हम कल्पना करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। यह मानी गई और एक ऐसी काल्पनिक समतल सतह होती है जिससे अन्य बिंदुओं की हाइट ज्ञात की जाती है। तो वो डेटम सरफेस तो होता ही है, ये डेटम सरफेस या डेटम लाइन, इसी की हेल्प से तो हम अन्य बिंदुओं की हाइट ज्ञात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जीटीएस बेंचमार्क के लिए आधार रेखा कहाँ से ली गई है। जीटीएस बेंचमार्क के लिए जो बेस लाइन ली गई है ना, वो मुंबई से ली गई है। मीन सी लेवल कितने वर्षों बाद लेते हैं? मीन सी लेवल लेते हैं 19 वर्षों के बाद। डेटम तल से किसी बिंदु की ऊंचाई या गहराई कहलाती है हिडूज लेवल। भाई डेटम तल जो होता है ना हमारा, डेटम तल, डेटम सरफेस से किसी बिंदु की ऊंचाई या गहराई, ठीक है, ज्ञात करते हैं, ठीक है, उसी को तो हम आरएल कहते हैं। डेटम तल से ऊपर स्थित जो बिंदु होता है उसका मान पॉजिटिव होता है, और जो डेटम तल से नीचे बिंदु होता है उसका नाम मान नेगेटिव होता है। नेक्स्ट, आरएल का दूसरा नाम क्या है भाई? हिडूज लेवल का दूसरा नाम है एलिवेशन। आरएल क्या होता है? आरएल होता है डेटम से हाइट किसी बिंदु की, उसी को आरएल कहते हैं, ठीक है। हाइट मतलब एलिवेशन, तो इसलिए आरएल को क्या कहते हैं? एलिवेशन कहते हैं। ऐसे स्थायी बिंदु, ध्यान देना, स्थायी बोला है वो, परमानेंट। ऐसे स्थायी बिंदु या निशान जिसकी उच्चता किसी डेटम तल से ऑलरेडी ज्ञात है हमको, ठीक, और जिसकी हेल्प से हम अन्य बिंदुओं की हाइट भी ज्ञात कर ले रहे हैं, उसे कहते हैं बेंचमार्क। बेंचमार्क में क्या चीज़ याद रखनी है? ये स्थायी बिंदु होता है जो पहले से इसकी हाइट हमको पहले पता रहती है। बेंचमार्क को किसकी हेल्प से स्थापित करते हैं? स्पिट लेवलिंग के द्वारा। स्पिट लेवलिंग से बेंचमार्क स्थापित किया जाता है। बेंचमार्क के प्रकार कितने हैं भाई? बेंचमार्क 4 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला देखो, अब बेंचमार्क के बारे में, जीटीएस बेंचमार्क के बारे में क्या बात है, देखो, यह मानक स्थायी, समझ में आया? मानक भी है, स्टैंडर्ड होता है ये, और परमानेंट भी होता है। मानक स्थायी बेंचमार्क है जो भारत के सर्वे विभाग ने बड़ी एक्यूरेसी से मीन सी लेवल के संदर्भ में पूरे देश में उचित दूरी पर स्थापित कर रखा है। आगे बात समझ। ये स्टैंडर्ड बेंचमार्क होता है भाई, स्थायी होता है, जिसको भारत के सर्वे विभाग ने समुद्र तल से ऊंचाई को नापते हुए पूरे भारत में स्थापित कर रखा है। जीटीएस बेंचमार्क बोलते हैं उसको। अगला है परमानेंट बेंचमार्क। तो प्रत्येक सरकारी विभाग जैसे रेलवे, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन जो भी है, इसके द्वारा जीटीएस बेंचमार्क की हेल्प लेकर स्थापित किया गया बेंचमार्क परमानेंट बेंचमार्क कहलाता है। और परमानेंट बेंचमार्क जो हर 2 किलोमीटर के अंतराल पर स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट, इस बेंचमार्क का उद्देश्य लंबे समय तक बिना परिवर्तन के अपनी ऊंचाई को बनाए रखना होता है, जहां विक्षोभकारी प्रभाव नगण्य हो जाते हैं। इसे ही परमानेंट बेंचमार्क कहते हैं। भाई लंबे समय तक टिका रहे वो परमानेंट तो होता ही है। अगला है, किसी सर्वे फील्ड में प्रत्येक दिन के कार्य समाप्ति के बाद फिक्स किया गया बेंचमार्क या ऐसा पॉइंट जो जब भी आप नेक्स्ट काम करने आओगे तो आप वहाँ से काम शुरू कर सकते हो, तो उसे टेम्परेरी बेंचमार्क कहते हैं। नेक्स्ट है, छोटे सर्वे वर्क के लिए या कम महत्वपूर्ण कार्यों के लिए स्वेच्छा से माना गया बेंचमार्क आर्बिट्री बेंचमार्क कहलाता है। या ऐसा कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग परियोजनाओं की अधिकतर स्थिति में, भाई अधिकतर इंजीनियरिंग परियोजनाओं में आर्बिट्री बेंचमार्क का प्रयोग किया जाता है। तो इंजीनियरिंग परियोजनाओं की अधिकतर स्थिति में ऊंचाई में अंतर माध्य समुद्री तल की तुलना में आरएल से अधिक महत्वपूर्ण होता है। ऊंचाई में जो अंतर है ना, वो मीन सी लेवल की तुलना में आरएल से अधिक महत्वपूर्ण होता है, रेडियो लेवल से, सामान्य तल से अधिक महत्वपूर्ण होता है। ऐसी कंडीशन को आर्बिट्री बेंचमार्क कहते हैं। लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के
नाम क्या क्या है? लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट दो होते हैं, एक लेवल एक स्टाफ। नेक्स्ट है क्षैतिज तल में दृष्टि रेखा। क्षैतिज तल में दृष्टि रेखा संस्थापित की जाती है किसकी हेल्प से? टेलीस्कोप की हेल्प से। भाई हॉरिजॉन्टल लेवल में दृष्टि रेखा को स्थापित करते हैं किसके द्वारा? टेलीस्कोप की हेल्प से। नेक्स्ट है टेलीस्कोप में क्रोमेटिक एब्रिएशन को किससे दूर की जाती है? टेलीस्कोप में क्रोमेटिक एब्रिएशन जो होता है ना, क्रोमेटिक एब्रिएशन, इसको किस दूर करते हैं? इसको करते हैं कंपाउंड लेंस, कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के कॉम्बिनेशन से। दूरबीन की आवर्धन क्षमता वस्तु की चमक के होती है व्युत्क्रमानुपाती। आवर्धन क्षमता वस्तु की चमक की अपोजिट होती है। दूरबीन की वह पावर जिससे वह छोटी कोणीय दूरियों पर उपस्थित अलग अलग इमेज बनाता है उसे कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। ऑब्जेक्टिव लेंस में आगे की तरफ कैसा लेंस होता है? ये होता है क्राउन ग्लास का बना हुआ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्राउन ग्लास का बना हुआ डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है जो दूरबीन के ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे लगा रहता है। और ऑब्जेक्टिव लेंस के पीछे कौन सा लेंस होता है? ये होता है फ्लिंट ग्लास का बना हुआ कनकेव और कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट है दूरबीन में दो लेंसों के समायोजन से एक्रोमेटिक लेंस प्राप्त होता है जिनसे निम्न दोष दूर होते हैं। भाई एक्रोमेटिक लेंस कैसे मिलता है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, तो इससे कौन से दोष दूर किए जाते हैं? स्फेरिकल एब्रेशन और क्रोमेटिक एब्रेशन। स्फेरिकल और क्रोमेटिक एब्रेशन दोनों के दोनों दोष इसी से दूर किया जाता है। ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा वस्तु का डायफ्राम के तल पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? बताओ। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ना, उसके द्वारा वस्तु का जो डायफ्राम का जो वस्तु के डायफ्राम के तल पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा वस्तु के डायफ्राम पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आईपीस का उद्देश्य क्या है? आईपीस भाई नेत्रदर्शी का आईपीस का उद्देश्य होता है क्रॉस तंतु पर बने वस्तु की इमेज का आवर्धन करना। क्रॉस हेयर पर जो इमेज बनती है ना, उसको आवर्धन करना, मैग्नीफाई करना आईपीस का काम होता है। सर्वेक्षण दूरबीन में किस आईपीस का यूज होता है? रैम्सडन आईपीस का। दो लेंसों के बीच की दूरी 2/3 के बराबर होती है। यह पीतल का एक गोल घेरा होता है जिसे रेटिक्यूल कहते हैं। इसमें 3 क्रॉस हेयर लगे होते हैं, इसे डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आईपीस का आगे पीछे करके फोकसन क्यों करते हैं? ताकि क्रॉस हेयर को स्पष्ट रूप से देख सकें। नेक्स्ट है लक्ष्य के प्रतिबिंब को दूरबीन के डायफ्राम पर स्पष्ट रूप से देखने के लिए क्या किया जाता है? अगर आपको लक्ष्य का प्रतिबिंब, जो आपका लक्ष्य है, जिस चीज़ को देख रहे हो, उसका प्रतिबिंब आपको दूरबीन की डायफ्राम पर स्पष्ट देखना है, तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट ग्लास का फोकस करेंगे। यह दोहरी नलिका की बनी होती है जिसे रैक एंड पिनियन व्यवस्था से सफलता से सरकाया जाता है। इसे एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप कहते हैं। भाई एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप क्या है? ये दोहरी नलिका से बनी होती है और जिसे रैक और पिनियन व्यवस्था से सरकाया जाता है। नेक्स्ट है इस दूरबीन में लक्ष्य कांच और नेत्र का कांच स्थिर रखे जाते हैं। लक्ष्य कांच, ठीक है, ऑब्जेक्ट ग्लास और आईपीस, इसको स्थिर रखा जाता है। केवल नलिका के भीतर लगा दोहरा अवतल लेंस ही मूवमेंट करता है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट ग्लास और नेत्र ग्लास दोनों स्थिर रहते हैं, लेकिन जो अंदर नलिका के भीतर जो दोहरा अवतल लेंस लगा ना, वही मूवमेंट करता है। ठीक है, और इसका फोकसन दोहरे अवतल लेंस के मूवमेंट द्वारा किया जाता है। इसे कहते हैं इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप। इससे ऊपर वाला क्या था? एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप था, ये था इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप। नेक्स्ट दूरबीन को क्षैतिज समतल में घूमने से रोकने के लिए किसका यूज़ करते हैं? क्लैंप स्क्रू का। और दूरबीन को क्लैंप करने के बाद भी इसे मंद गति से दाएं बाएं घूमने देता है, उसे कहते हैं स्लो मोशन स्क्रू। लेवल ट्यूब में पार्सल का एक अंश जो कोणीय मान को दर्शाता है, उसे सेंसिटिविटी कहते हैं। लेवल ट्यूब में पार्सल का एक अंश जो कोणीय मान को दर्शाता है, उसे सेंसिटिविटी कहते हैं। भाई सेंसिटिविटी का मतलब होता है कोणीय मान को दर्शाना। जब बबल ट्यूब की अक्ष क्षैतिज होती है तो दृष्टि रेखा लाइन ऑफ कोलिमेशन को निर्देशित करती है। जब बबल ट्यूब की अक्ष क्षैतिज होती है ना, तो दृष्टि रेखा
लाइन ऑफ कोलिमेशन को निर्देशित करती है। नेक्स्ट, समझ में आया कि नहीं? जब बबल ट्यूब की अक्ष, बुलबुला होता है बुलबुला, उसकी अक्ष क्षैतिज होती है, दृष्टि रेखा लाइन ऑफ कोलिमेशन को निर्देशित करती है। सही है। अगला है सेंसिटिविटी बबल ट्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फा डैश बराबर एल अपॉन आर इजकल टू एस अपॉन एन डी। एल अपॉन आर बराबर एस अपॉन एन डी। अब एक बार एल के साथ लिख लेंगे क्या, एल अपॉन आर के साथ लिखेंगे 265 सेकंड। एक बार एस अपॉन एन डी लिख लेंगे 265। बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी निम्न प्रकार से बढ़ाई जाती है। बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं? तो देखो, आंतरिक सतह की वक्रता त्रिज्या बढ़ाकर। अगर आप इंटरनल रेडियस बढ़ा दोगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। और किससे बढ़ती है? बबल ट्यूब का व्यास बढ़ाकर सबसे बढ़ती है। लेकिन बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी घटती किससे है? देखो, मतलब कौन कौन चीज़ें हैं जो बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी के अपोजिट काम करती हैं? देखो, श्यानता। अगर श्यानता कम है तो वो बढ़ जाएगी, अब वो कम है तो वो बढ़ जाएगी। श्यानता हो गया, रफनेस, ठीक है, सरफेस टेंशन और टेम्परेचर, ठीक है, ये सब सेंसिटिविटी के अपोजिट हैं। यह लेबल को ट्राइपॉड पर कसने तथा पार्सल के बुलबुले को मध्य में लाने के काम आता है। ये लेबलिंग हेड बोलते हैं इसको। लेबलिंग हेड क्या करता है? ट्राइपॉड पर ये लेबल को ट्राइपॉड पर कसता है और पार्सल के बुलबुले को सेंटर में लाता है, लेबलिंग हेड। नेक्स्ट, अब लेबलिंग हेड के ऊपरी प्लेट को ट्राई ब्रांच कहते हैं और निचली प्लेट को ट्राई वेट कहते हैं। नेक्स्ट, टेलीस्कोप द्वारा एक शार्प इमेज बनाने की क्षमता को डेफिनेशन कहा जाता है। आईपीस और ऑब्जेक्ट लेंस के प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। आँख के पीस को और ऑब्जेक्ट लेंस को, आईपीस और ऑब्जेक्ट लेंस को मिलाने वाली रेखा होती है काल्पनिक रेखा, टेलीस्कोपिक एक्सिस बोलते हैं उसको। और डायफ्राम के क्रॉस हेयर के केंद्र और ऑब्जेक्ट ग्लास के प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली रेखा लाइन ऑफ कोलिमेशन कहलाती है। याद रखना, इसमें डायफ्राम आ जाता है। डायफ्राम का क्रॉस हेयर होता है और ऑब्जेक्ट ग्लास का केंद्र होता है, इसको मिलाने वाली रेखा लाइन ऑफ कोलिमेशन। दूरबीन का वह अक्ष जिसके परतः से क्षैतिज समतल में घुमाया जाता है। दूरबीन का वह अक्ष जिसके परतः से क्षैतिज समतल में घुमाते हैं तो उसे कहते हैं वर्टिकल एक्सिस। और दूरबीन का वह अक्ष जिसको उसके ऊर्ध्वाधर वर्टिकल समतल में घुमाया जाता है उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस दूसरा नाम हो जाएगा टूनियन एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस। लाइन ऑफ कोलिमेशन को दृष्टि रेखा कहते हैं। लाइन ऑफ कोलिमेशन को दृष्टि रेखा कहते हैं। जब पार्सल का बुलबुला अपने केंद्र में होता है ना, तब लाइन ऑफ कोलिमेशन ठीक क्षैतिज होती है और पार्सल अक्ष के समांतर भी होती है। याद रखना, जब पार्सल का बुलबुला सेंटर में होता है ना, तो लाइन ऑफ कोलिमेशन जो है क्षैतिज होती है और समांतर भी होती है। नेक्स्ट, जब क्षैतिज अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष के लंबवत है तो लाइन ऑफ साइट जो है ऊर्ध्वाधर समतल बनाती है। जब क्षैतिज अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष के लंबवत होती है तो लाइन ऑफ साइट कैसी बनेगी? वर्टिकल समतल बनाती है। संधारण रेखा लाइन ऑफ कोलिमेशन की डेटम तल से ऊंचाई कहलाती है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। भाई, संधारण रेखा की डेटम तल से ऊंचाई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहलाती है, एचआई। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालते हैं? बेंचमार्क में बैक साइड जोड़कर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाला जाता है। नेक्स्ट, ज्ञात आरएल पर लिया गया पहला पाठ्यांक बैक साइड कहलाता है। ज्ञात आरएल पर लिया गया पहला पाठ्यांक बैक साइड। सर्वेक्षण रेखा के अंतिम स्टेशन या चेंज पॉइंट पर लिया गया। भाई, चेंज पॉइंट पर क्या लेते हैं? फोरसेट लेते हैं। या सर्वेक्षण रेखा के अंतिम स्टेशन पर फोरसेट लिया जाता है। लेवल की स्थिति बदलकर गज उठाने से पहले लिया गया पाठ्यांक फोरसाइट कहलाता है। फोरसाइट और बैकसाइट के मध्य अज्ञात उच्चता वाले बिंदुओं पर लिया गया पाठ्यांक इंटरमीडिएट साइट कहलाता है। भाई, फोरसाइट और बैकसाइट के बीच में अज्ञात उच्चता वाले बिंदु पर लिया गया पाठ्यांक इंटरमीडिएट पॉइंट साइन कहलाता है। एक ऐसा पॉइंट जिस पर फोरसाइट, बैकसाइट और गज के दो पाठ्यांक लिए जाते हैं उसे कहते हैं चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट। नेक्स्ट, चेंज पॉइंट पर लेवल उपकरण की स्थिति बदलते हैं न कि गज की। चेंज पॉइंट पर लेवल उपकरण की स्थिति बदली जाती है न कि गज की। भाई, चेंज पॉइंट पर आपने लेवल उपकरण को हटा दोगे लेकिन गज वहीं रहेगा। अब नेक्स्ट, टर्निंग पॉइंट और चेंज पॉइंट का आरएल क्या होता है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से फोरसेट घटा दो। भाई, टर्निंग पॉइंट और चेंज पॉइंट पर जो आरएल लेते हैं ना, कैसे निकालते हैं?
टर्निंग पॉइंट पर और चेंज पॉइंट पर आर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से फोर्साइट घटाते हैं। जब ऑब्जेक्ट ग्लास द्वारा बनाया गया किसी लक्ष्य का प्रतिबिंब डायफ्राम के पर्दे पर ठीक से नहीं आता है तो उस एरर को बोलते हैं पैरेलैक्स। जब ऑब्जेक्ट ग्लास किसी प्रतिबिंब को बना रहा है और वो साफ नहीं आ रहा पर्दे पर तो उसको कहा जाता है पैरेलैक्स एरर। ठीक है, पैरेलैक्स एरर को दूर कैसे करते हैं, आईपीस और ऑब्जेक्ट लेंस का कॉम्बिनेशन से। पैरेलैक्स डिफरेंस को मापा जाता है पैरेलैक्स बार से। इनडायरेक्ट लेवलिंग के प्रकार कौन से हैं, टिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, बैरोमेट्रिक लेवलिंग और हाइप्सोमेट्रिक लेवलिंग। नेक्स्ट, इस विधि में केवल एक स्थान पर उपकरण को स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है या दो बिंदुओं के बीच उच्चता का अंतर ज्ञात करने के लिए यूज होता है। सिंपल लेवलिंग कहलाता है वो। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, केवल एक ही स्थान पर एक बार ही उपकरण को स्थापित करना रहता है और दो बिंदुओं के बीच की उच्चता ज्ञात कर ली जाती है। सिंपल लेवलिंग कहलाता है। अब कंपाउंड या डिफरेंस लेवलिंग, दो रेफरेंस की। इस प्रकार की लेवलिंग में उपकरण के कई स्थापन करने की जरूरत होती है, जगह 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 उसको स्थापित करना पड़ता है, उसे कंपाउंड या डिफरेंस लेवलिंग कहते हैं। और क्या डेफिनेशन की, इस प्रकार की लेवलिंग की जरूरत तब होती है जब दो स्टेशन काफ़ी दूर हों और जब दो बिंदुओं के बीच उच्चता में अंतर भी अधिक हो। स्टेशन बहुत दूर दूर है और उनकी बिंदुओं की उच्चता में भी बहुत अंतर आ रहा है, उस कंडीशन में डिफरेंशियल कंपाउंड लेवलिंग प्रयोग की जाती है और डिफरेंशियल कंपाउंड लेवलिंग को ही कहते हैं फ्लाई लेवलिंग। नेक्स्ट, इस लेवलिंग में केवल बैक साइड फोर साइड पार्ट एंगल, तो दो ही पार्ट एंगल लेते हैं, बस दो ही रीडिंग ली जाती हैं, बैक साइड फोर साइड। इसको बोलते हैं फ्लाई लेवलिंग। जहाँ रैपिड लेकिन कम एक्यूरेसी की जरूरत होती है, भाई रैपिड है, तीव्र है तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी, तो वहाँ पर फ्लाई लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग कार्य की एक्यूरेसी की जांच के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फ्लाई लेवलिंग का। यह लेवलिंग किसी क्षेत्र का अवीक्षण या रिकॉग्नाइज करने के लिए काम आता है, वो फ्लाई लेवलिंग होता है। एक्यूरेसी की जांच करने के लिए फ्लाई लेवलिंग होता है, रिकॉग्नाइज सर्वे करने के लिए फ्लाई लेवलिंग होता है। ठीक है, और फ्लाई लेवलिंग किसकी हेल्प से महामार्ग और रेलवे के कार्यों को करता है, टिल्टिंग लेवल के द्वारा। नेक्स्ट, यह लेवलिंग भारत में जीटीएस बेंचमार्क अथवा प्रदेश में बेंचमार्क को बड़ी एक्यूरेसी से स्थापित करने के लिए यूज होता है। इसमें लेवल उपकरण के समायोजन की जांच पर डे की जाती है, मतलब इसमें आप पर डे लेवल उपकरण के समायोजन की जांच करेंगे और ये जो है प्रदेश में बेंचमार्क को बड़ी एक्यूरेसी से स्थापित करने में काम आता है और ये भारत में जीटीएस बेंचमार्क। ठीक है, तो ये प्रीसाइज लेवलिंग कहलाते हैं, प्रीसाइज लेवलिंग। दोबारा देख लेते हैं, यह लेवलिंग भारत में जीटीएस बेंचमार्क अथवा प्रदेश में बेंचमार्क को बड़ी एक्यूरेसी से स्थापित करने का काम आता है। इसमें लेवल उपकरण के समायोजन की जांच पर डे होती है, प्रीसाइज लेवलिंग कहलाता है। नेक्स्ट है, यह लेवलिंग ज्ञात उच्चता के मान को जांचने, मतलब चेक करने के लिए, यह लेवलिंग ज्ञात उच्चता के मान को जांचने के लिए अपनाया जाता है तथा इस प्रकार की लेवलिंग में अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु तक सिर्फ बैक साइड और फोर्थ साइड दो ही ली जाती हैं बस रीडिंग, उसे चेक लेवलिंग कहते हैं। नेक्स्ट, प्रोफाइल लेवलिंग कर देख लेते हैं। इसका प्रयोग प्राय सीधी रेखा के साथ उच्चता निर्धारित करने के लिए, क्या सीधी रेखा के साथ उच्चता निर्धारण करने के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य किसी प्रस्तावित सड़क, नहर, रेल मार्ग, पाइपलाइन आदि की पूर्व निर्धारित सेंट्रल लाइन पर पड़ने वाली भूमि की उच्चता ज्ञात करने के लिए कहते हैं, तो प्रोफाइल लेवलिंग या लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग कहलाती है। नेक्स्ट, इस प्रकार के लेवलिंग द्वारा मृदा के भराव और कटाव का भी अनुमान लगा, मतलब मिट्टी खुदाई और भराई जो करते हैं वो उसको ज्ञात करने के लिए किस लेवलिंग का प्रयोग करते हैं, या क्रॉस सेक्शन बनाने में यूज़ की जाती है, तो वो है प्रोफाइल लेवलिंग। इस प्रकार की लेवलिंग में मध्य रेखा के राइट में और लेफ्ट में भूमि की पर्याप्त चौड़ी पट्टी का उठान और पतन ज्ञात किया जाता है, ये भी क्रॉस सेक्शन लेवलिंग होता है। क्या होता है ये क्रॉस सेक्शन लेवलिंग? सड़क और छोटी नहरों के लिए, किसके लिए, सड़क और छोटी नहरों के लिए मध्य रेखा से यह चौड़ाई 30 से 60 मीटर और रेल मार्ग व बड़ी नहरों के लिए ये चौड़ाई 60 से 300 मीटर तक ली जाती है, इसी क्रॉस सेक्शन लेवलिंग कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सड़क और छोटी नहरों की खुदाई की जाती है तो उसमें सेंट्रल लाइन डाली जाती है, तो उसमें चौड़ाई होती है 30 से 60 सेंटीमीटर और रेल मार्ग और बड़ी नहरों के लिए चौड़ाई होती है 60 से 300 मीटर। ऐसा किस में होता है, ये क्रॉस सेक्शन लेवलिंग में किया जाता है। नेक्स्ट, जब ऐसे दो स्टेशन बिंदु जिनके मध्य किसी बाधा आ गई, मतलब नदी, नहर, घाटी, घर कुछ आ गया, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच में ऐसी कोई बाधा आ जाती है तो इसके कारण लेवल यंत्र स्थापित नहीं कर सकते,
तो उनका तलांतर शुद्धता से ज्ञात करने के लिए कौन सी लेबलिंग करते हैं? रेसिप्रोकल लेबलिंग या डबल लेबलिंग। नेक्स्ट, इस प्रकार की लेबलिंग के द्वारा कॉलिमेशन एरर और कर्वेचर एरर इनको पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है। भाई ऐसी कौन सी एरर है जिसके द्वारा कॉलिमेशन और कर्वेचर को पूरी तरह समाप्त किया, लेकिन रिफ्रैक्शन एरर को आंशिक रूप से पार्शली फिनिश किया जा सकता है, तो उसे रेसिप्रोकल लेबलिंग कहते हैं। रेसिप्रोकल लेबलिंग के द्वारा पैरेलैक्स एरर को कभी दूर नहीं कर सकते, पैरेलैक्स एरर को दूर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इस विधि में बिंदुओं की उच्चता क्षेत्र में मापे गए वर्टिकल एंगल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के आधार पर ज्ञात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेबलिंग, इस विधि में बिंदुओं की उच्चता जो है क्षेत्र में मापे गए वर्टिकल एंगल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के आधार पर ज्ञात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग, इसे एंगुलर लेबलिंग भी कहते हैं। इससे प्राप्त परिणाम एक्यूरेट होते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग है, इसको एंगुलर लेबलिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट, इस विधि में दो बिंदुओं के बीच की उच्चता में अंतर वायुमंडलीय दाब के अंतर से मापा जाता है, तो उसे बैरोमेट्रिक लेबलिंग कहा जाता है। और यह विधि अधिक तलांतर होने पर ही यूज की जाती है, तो दोनों है, अधिक तलांतर होने पर बैरोमेट्रिक और हैप्सोमेट्रिक दोनों का उपयोग किया जाता है। इस विधि में दो बिंदुओं के बीच उच्चता में अंतर पानी के क्वथनांक में अंतर से ज्ञात करते हैं, तो क्वथनांक में अंतर से ज्ञात करते तो वो होगा ना हैप्सोमेट्रिक लेबलिंग। यदि लेबलिंग करते समय एक ही पॉइंट से सिंगल सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक ही पॉइंट पर आपने एक बार ही इंस्ट्रूमेंट को सेट किया बस, ठीक, और वहाँ से आपने बहुत सारे पॉइंट की आरएल ज्ञात कर लिए हैं, उसे तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है वो, वहाँ पर डंपी लेवल का यूज़ किया जाता है। किसका? डंपी लेवल। डंपी लेवल का ये काम होता है, एक बार स्थापित करो, वहाँ से बहुत सारे आरएल ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि लेबलिंग करते समय हायर एक्यूरेसी की आवश्यकता है, तो उस स्थिति में आपको यूज़ करना चाहिए टिल्टिंग लेवल का। नेक्स्ट, डंपी लेवल का टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स का सीक्वेंस क्या है? डंपी लेवल का टेम्परेरी एडजस्टमेंट का सीक्वेंस होता है, पहले करते हैं सेटिंग, फिर लेबलिंग, लास्ट में फोकसिंग। परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल, और डंपी लेवल का परमानेंट एडजस्टमेंट जो करते हैं उसके लिए क्या शर्तें हैं? पहली शर्त ये है कि बबल ट्यूब का अक्ष वर्टिकल अक्ष के लंबवत होना चाहिए, बबल ट्यूब का अक्ष वर्टिकल अक्ष के लंबवत होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, लाइन ऑफ कॉलिमेशन बबल ट्यूब की अक्ष के पैरेलल होनी चाहिए, लाइन ऑफ कॉलिमेशन बबल ट्यूब की अक्ष के पैरेलल होनी चाहिए। और ये करने के लिए, परमानेंट एडजस्टमेंट करने के लिए 2 पैक टेस्ट का भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, लेवल का स्थायी समायोजन का ऑर्डर बताना है। लेवल जो होता है ना, लेवल का परमानेंट एडजस्टमेंट करने के लिए क्या सीक्वेंस होता है? सबसे पहले क्या करते हैं, पार्श्व अक्ष को उपकरण के ऊर्ध्वाधर अक्ष के समकोणिक करना होता है। जो पार्श्व का अक्ष है ना, उसके लेवल ट्यूब का जो अक्ष है, इसको उसके ऊर्ध्वाधर अक्ष के समकोणिक करना रहता है। दूसरा, दृष्टि रेखा को पार्श्व अक्ष के समांतर करना रहता है, ठीक, समकोणिक और समांतर करना रहता है। यदि सर्वेक्षण उपकरण लेवल ट्यूब, जो लेवल और थर्डोलाइट, हमारे पास 2 उपकरण हैं, सर्वेक्षण 2 उपकरण हमारे पास है, एक लेवल है और एक थर्डोलाइट है। अगर इसमें कोई एरर है इसी पार्ट में और अपन ने इसको घुमा दिया तो एरर दोगुनी हो जाती है। अगर आपने इसको 180 पे 180 अंश पे घुमा दिया तो एरर दोगुनी हो जाती है। नेक्स्ट, होल सर्किल बियरिंग में कौन सा कंपास यूज होता है? प्रिज्मिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास। रिड्यूस लेवल में कौन सा होता है? सर्वियर कंपास। यह सरल और स्पष्ट प्रणाली है, कौन सी है? होल सर्किल बियरिंग, सरल है, स्पष्ट है। और कठिन वाली कौन सी है? ब्रिज बियरिंग। जो बियरिंग रेखा के प्रारंभिक बिंदु अथवा कार्य की प्रगति की दिशा में ली जाती है, प्रारंभिक बिंदु पर ली जा रही है बियरिंग या कार्य की प्रगति की दिशा में ली जा रही है, उसे कहते हैं फोर बियरिंग। और जो बियरिंग रेखा के अंतिम बिंदु पर ली जा रही है, ठीक, अथवा कार्य प्रगति की विपरीत दिशा में ली जा रही है, उसे बैक बियरिंग कहते हैं, ठीक है। बैक साइड बराबर क्या होता है? बैक साइड बराबर फोर साइड प्लस माइनस 180। जो बियरिंग रेखा के प्रारंभिक बिंदु पर ले रहे हैं ना, तो उसे फोर बियरिंग कहते हैं। और जो बियरिंग रेखा के अंतिम बिंदु पर ली जा रही है उसको बैक बियरिंग कहते हैं। पृथ्वी की चुंबकीय बल रेखाएं किस ओर चलती हैं? दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर। इक्वेटर के पास मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? पृथ्वी के पैरेलल। इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू अर्थ होता है। भौगोलिक या ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के मध्य क्षैतिज कोण को कहते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। भाई ट्रू मेरिडियन
और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो क्षैतिज एंगल होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। याद रखना, ट्रू मेरिडियन को भौगोलिक मेरिडियन भी कहा जाता है। अब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का फॉर्मूला होता है, दोबारा देख लेते हैं एक बार। ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन फॉर्मूला होता है ट्रू मेरिडियन माइनस मैग्नेटिक मेरिडियन। जब मैग्नेटिक मेरिडियन ट्रू मेरिडियन के बाईं ओर होता है, किधर, लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो उसे कहते हैं ईस्टर्न। तो दाईं ओर बोला ना, दाईं ओर, राइट साइड में। अगर मैग्नेटिक मेरिडियन ट्रू मेरिडियन के राइट साइड में है, दाईं तरफ है, तो उसको कहते हैं ईस्टर्न डिक्लिनेशन या धनात्मक दिक्पात। और अगर लेफ्ट साइड में है और वेस्टर्न साइड में है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव या वेस्टर्न, ठीक है, पश्चिमी होते हैं।